नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 20 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 20 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी शिल्ला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर बात करें शिल्ला चोटी की तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रखा है, तो याद रखना हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला। अगर बात करें शिल्ला की तो किन्नौर और हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, शिल्ला की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला की ऊंचाई कितनी है। अगर बात करें शिल्ला चोटी की तो शिल्ला की ऊंचाई 7026 मीटर और कई किताबों में 7025 मीटर भी बताई गई है। तो ये दोनों आपको हाइट याद रखनी है, 7025 या 7026 इसकी क्या है ऊंचाई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में और शिल्ला के अलावा कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो किन्नौर जिले में गूशू और पीशू, बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि गूशू पीक और पीशू पीक। तो गूशू पीशू बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गूशू और पीशू चोटी आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है आपका कि किन्नर कैलाश चोटी। देखो किन्नौर से बनाएंगे किन्नर, तो किन्नर कैलाश, तो किन्नर कैलाश पीक भी कहाँ पर है आपकी किन्नौर में है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है लियो फर्ग्यूल, बहुत बार पूछा गया लियो फर्ग्यूल चोटी हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर बात करें लियो फर्ग्यूल की तो लियो फर्ग्यूल भी आपकी किन्नौर जिले में है। इसके अलावा आपका जोर कादेन, जोर कादेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोर कादेन भी आपका कहाँ पर है किन्नौर जिले में। शिव की चोटी, शिव की चोटी भी आपका किन्नौर में है। आपका फावरांग चोटी भी किन्नौर में है और एक और है किन्नौर में रोलदांग, रोलदांग चोटी। तो सारी की सारी पीक जो है कहाँ पर है किन्नौर जिले में। अच्छा, ऑप्शन में यहाँ पे कुल्लू और लाहौल स्पीति दिया है, इन दोनों की चोटियाँ भी देख लेते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की चोटियों को देखने से पहले अगर आप भी एचपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हैं, आप एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, जेबीडी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 रुपये मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। भाई जो क्लास लाइव होती है उसको बाद में रिकॉर्डेड भी कभी भी और किसी भी समय देखा जा सकता है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए अलग अलग टीचर रहने वाला है। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आपको साथ में मिल रहे हैं यहाँ पे फ्री हैंड रिटन नोट्स। वापस आते हैं, सबसे पहले अब इसके बाद बात करते हैं लाहौल स्पीति में कौन कौन सी चोटियाँ। देखिए लाहौल स्पीति में बहुत सारी चोटियाँ हैं। सबसे पहले तो बात करें लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी की, तो मनीरेंग जो है वो क्या है लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। मनीरेंग की जो हाइट है वो 65-97 मीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, लाहौल स्पीति में मनीरेंग के अलावा आपका श्रृंगला चोटी है, जहाँ पर भी आपका अंगला अंगला का, जैसे कि श्रृंगला लचांगला, आपका श्रृंगला लचांगला दोनों याद रखनी है, श्रृंगला और मुरांगला। तो श्रृंगला लचांगला मुरांगला, अंगला अंगला रहा ना पीछे, श्रृंगला मुरांगला लचांगला, ये तीनों की तीनों कहाँ पर है आपके लाहौल स्पीति में। इसके अलावा आपके लाहौल स्पीति में मुकर बेहू, ये टेट में पूछी गई है कि मुकर बेहू चोटी हिमाचल के किस जिले में। तो मुकर बेहू कहाँ पे है, तो मुकर बेहू लाहौल स्पीति में। मुकर बेहू के अलावा शिंगरीला, तो शिंगरीला चोटी भी ये भी पूछी गई है टेट में। तो शिंगरीला कहाँ पर है, शिंगरीला चोटी लाहौल स्पीति में। आपका मूल किला, मूल किला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल किला कहाँ पे, मूल किला चोटी भी आपके लाहौल स्पीति में। बहुत बार गेफांग चोटी पूछी गई है, गेफांग देवता भी है, गेफांग चोटी भी है, ये कहाँ पर है, ये भी आपके लाहौल स्पीति में है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। एक है सालतू दा पार, सालतू दा पार ये भी कहाँ पर है आपकी लाहौल स्पीति में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चोटी, एक हरग्रन चोटी है, हरग्रन या हरग्रन चोटी, तो हरग्रन चोटी भी कहाँ पर है लाहौल स्पीति में। कुल्लू की बात करें, भाई कुल्लू में बहुत सारी चोटी है। कुल्लू की चोटियाँ मैं पिछली कुछ अपनी पार्ट में बता चुका हूँ, इसलिए अगले पार्ट में हम जो है वो कुल्लू की चोटियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुल्लू और लाहौल चंबा किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कि युवान किस देश की मुद्रा है। पहले भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि मुद्राओं से क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आता है, और पहले भी मैं मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन आपको इस परीक्षा के लिए डिस्कस करा चुका हूँ। तो अगर बात करें युवान की तो युवान जो है वो चीन देश की मुद्रा है।
अच्छा, चीन देश की कोई एक मुद्रा नहीं, इसकी दो दो मुद्राएं हैं, एक युआन है, दूसरी है रेनमिनबी। दोनों याद रखनी, दोनों करेंसी आपसे टेट परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि जो युआन है वो करेंसी है चाइना की, मुद्रा है चाइना की, लेकिन चाइना की खुद की दो दो मुद्रा है, एक तो है युआन, दूसरी मैंने बताई आपको रेनमिनबी, ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, चीन की राजधानी टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है, तो बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। भाई जापान देश ऑप्शन में दिया है, और जापान की बात करें तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। क्या नाम है? येन। तो जापान में चलती है येन, और जापान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? टोक्यो में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो जापान की राजधानी टोक्यो में, और जापान की जो मुद्रा का नाम है वो येन है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। ऑप्शन में इंडोनेशिया, भाई इंडोनेशिया की राजधानी रुपया है। नेपाल है, नेपाल चर्चा में है तो पूछा जा सकता है, नेपाल की राजधानी रुपया है। और अगर बात करें नेपाल की मुद्रा रुपया है। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की कौन सी है? काठमांडू। तो राजधानी नेपाल की क्या है? काठमांडू। और सार्क का जो मुख्यालय है, सार्क जो संगठन है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, हर एक बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। जितनी ज़्यादा बातें याद रखोगे उतना ज़्यादा ही आप परीक्षाओं में कुछ नया करके जाओगे। अच्छा, बात करिए रूस की। भाई रूस में कौन सी चलती है? तो रूस की मुद्रा का नाम क्या है? बहुत बार टेट परीक्षा में पूछा गया है। तो रूस में चलती है रूबल। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और रूस की जो राजधानी है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। ये भी बहुत बार पूछा गया है, रूस की राजधानी कहाँ पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है मॉस्को, आपका रूस। तो ये आपको सारी क्वेश्चन जरूर याद रखनी। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका स्पेन है, स्पेन देश की राजधानी का नाम क्या है और मुद्रा का नाम क्या है? तो अगर बात करें स्पेन की, तो स्पेन जो देश है, स्पेन देश की राजधानी का नाम है मैड्रिड। स्पेन देश की राजधानी का नाम क्या है? मैड्रिड है। मैड्रिड इसकी कैपिटल, बहुत बार पूछी गई स्पेन की। और अगर बात करें स्पेन देश की मुद्रा का, तो स्पेन देश की जो मुद्रा का नाम है वो है आपका पेसेटा। क्या है? देखो, पैसे, हमारे यहाँ पैसे बोला जाता है, तो याद रखना स्पेन में भी क्या चलता है? पेसेटा चलता है। भाई पीछे टा लगा देना है पैसे के पीछे। अच्छा, नॉर्वे देश, नॉर्वे देश की राजधानी जहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे देश की जो मुद्रा का नाम है वह क्रोन। ये टेट परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो अब ब्रुसेल्स में है। और ये बेल्जियम देश की राजधानी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं पूछा था, इस बार देश का नाम पूछ लिया था। तो आपको याद रखना है कि जो यूरोपियन यूनियन है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेल्जियम देश की राजधानी ब्रुसेल्स में है, अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए। या फिर बहुत बार सीधा क्वेश्चन आता है कि जो आपका बेल्जियम देश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। देखिए, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें कुल देश कितने हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बन सकता है, चर्चे वाला क्वेश्चन ही रहने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन में टोटल देश 27 देश। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई कि टोटल देश 27 है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि जो यूरोपियन यूनियन है इनकी अपनी मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपियन यूनियन की अपनी मुद्रा का नाम है यूरो। तो इनकी जो मुद्रा है उसका नाम यूरो है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि यूरो कब से चली? तो यूरो का जो चलन है वो 1 जनवरी 2002। तो यूरो मुद्रा 1 जनवरी 2002 से चली थी। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में मैंने बोला टोटल 27 देश है, लेकिन सारे के सारे देश यूरो नहीं अपनाते हैं। तो यूरो अपनाने वाले यूरोपियन यूनियन में 27 में से कितने देश हैं? तो 27 में से 20 देश ऐसे हैं यूरोपियन यूनियन में जो कि क्या अपनाते हैं? यूरो को अपनाते हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में घटना हुई थी जिसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। अच्छा, ब्रेक्जिट की घटना क्या है? तो BR एग्जिट। तो जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, इसी को ब्रेक्जिट की घटना कहते हैं। कब हुआ था? 2020 में हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, टेट परीक्षाओं में अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो यूरोपियन यूनियन को सन 2012 में क्या मिलता है? आपका शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक विमानन का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। तो ये JRD टाटा को कहा जाता है। इनका जो पूरा नाम है वो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इनको भारत में वाणिज्यिक विमान का जनक, ये बहुत बार पूछा गया, इनको JRD टाटा को जाना जाता है। अच्छा, भारत की कुछ उद्योगों से संबंधित यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर भारत में उद्योगों की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत
में जो पहली औद्योगिक नीति आई थी, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज़ादी के बाद भारत में पहली औद्योगिक नीति आती है 1948 में। अच्छा, भारत की जो दूसरी औद्योगिक नीति आती है वो 1956 में आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति जो एलपीजी पर जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थी, वो कब आई? तो भारत में नई औद्योगिक जो नीति है वो 1991 में, जिसको आप एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी रिफॉर्म्स जो आया था वो आपका कब आया था? ये आया था आपका 1991 में। ठीक है, ये आपको डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें जो आपके जे.आर.डी. टाटा थे, उनके द्वारा झारखंड का एक साक्ची होता था, झारखंड की साक्ची पे जो है वो पहला कारखाना बड़े पैमाने पर लगाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, एक कंपनी है भारत में आपकी, किसकी? टिस्को है आपकी लौह इस्पात उद्योग, मतलब टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये किसकी है? टिस्को और इसको, ये दोनों की दोनों कंपनियां बहुत फेमस है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है टिस्को और इसको किससे संबंधित है? तो ये भारत की लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। इस बात को आपने याद रखना है। टेट परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई जो आयरन स्टील प्लांट है, भिलाई लौह इस्पात उद्योग है, वो भारत के किस राज्य में है? तो अगर भिलाई लौह इस्पात उद्योग की बात करें, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये भारत के छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में है। फिर आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, जिसको बोलते हैं दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। भाई दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1956 में हुई थी और ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो आपको ये दोनों याद रखने, भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, तो ये दोनों याद रखने। एक और कर लो, राउरकेला, तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। तो तीनों आपने लोहे से बनी हुई जो उद्योग है, लोहे से बनी हुई जो इंडस्ट्री है जहाँ पे लोहा बनता है, तो तीन है। एक है भिलाई स्टील प्लांट जो आपका छत्तीसगढ़ में है, एक है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग जो कि पश्चिम बंगाल में है, एक है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो कि उड़ीसा में है। तो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? अगर बात करें शक संवत की, तो शक संवत का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? तो अगर बात करें शक संवत की, तो इसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर शक संवत की बात करें तो इसका पहला महीना तो आपका चैत्र होता है, लेकिन अंतिम महीना कौन सा होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम महीना आपका फागुन होता है और आपका जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? आपका चैत्र होता है। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो शक संवत है, इसको किसके द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले इसको लाया गया था? तो इसको 78 ईस्वी में लाया गया था। किसने लाया था इसको 78 ईस्वी में? तो 78 ईस्वी में शक संवत को कनिष्क के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किसको लाया जाता है? आपका शक संवत को लाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बहुत बार ये टेट परीक्षाओं में आ चुका है कि भारत सरकार ने इसको नेशनल कैलेंडर या राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा कब दिया था? तो अगर बात करें राष्ट्रीय कैलेंडर की, तो इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का जो दर्जा है वो दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957। तो 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात कर रहे थे कि जो शक संवत है वो कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया। फिर आपसे बोलेंगे जो कनिष्क है वो किस डायनेस्टी के राजा थे, किस वंश के राजा थे? तो अगर कनिष्का की बात करें, कनिष्क की बात करें, तो कनिष्क जो है वो आपके कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे आपके कौन? कनिष्क। इस बात को आपने याद रखना है। कनिष्क वही थे जिनके दरबार में 3 महाकवि रहते थे। जैसे कि आपका नागार्जुन, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है नागार्जुन कि नागार्जुन एक कवि थे, वो किसके दरबार में रहते थे? तो नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहने वाले एक प्रमुख विद्वान और दार्शनिक थे। वसुमित्र भी जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष, भाई अश्वघोष तो एक बहुत फेमस था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख दरबारियों में से एक था, प्रमुख दरबारी कवि था ये, किसका? कनिष्क का। तो याद रखना है, इसके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम है बुद्ध चरित्रम। तो बुद्ध चरित्रम जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? वो लिखा है अश्वघोष ने। किसने लिखा है भाई? अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अश्वघोष के द्वारा क्या लिखा गया है। तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है बुद्ध चरित्रम। ठीक है, बुद्ध चरित्रम की रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने की है।
फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चरक है वो किसके दरबार का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो चरक जो है वो भी कनिष्क के दरबार में ही होता था। तो चरक भी कहाँ होता था? कनिष्क के दरबार में। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, तो इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था। अच्छा, इनका जन्म पटना में हुआ, लेकिन कब हुआ? तो याद रखना 1666 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको याद रखना है, 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अगर इनकी बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, तो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इस बात को 10वें और अंतिम गुरु, इस बात को आपने याद रखना है। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर था, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और अगर बात करें इनकी माता का, तो इनका माता का नाम श्रीमती गुजरी देवी था। तो ये बात आपको याद रखना है। तो गुजरी देवी इनके माता का नाम था। और अगर इनके पिता की बात करें, तो इनके पिता सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा या किस सिख गुरु के द्वारा अपने आप को सच्चा पातशाह कहा? तो सच्चा पातशाह जो कहा गया था वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा अपने आप को कहा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में क्या की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है, खालसा पंथ की स्थापना। तो सीधा क्वेश्चन आपसे टेट में आएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिख गुरु ने पाहुल प्रणाली को शुरू किया? तो अगर बात करें पाहुल प्रणाली की, तो पाहुल प्रणाली को गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अब ऑप्शन में यहाँ पे आनंदपुर साहिब दिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आनंदपुर साहिब है, इस शहर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई? तो सिखों के जो 9वें गुरु थे ना, श्री गुरु तेग बहादुर जी, इनके द्वारा आनंदपुर साहिब की क्या है? स्थापना की जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है जी, अमृतसर जो शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो अगर बात करें अमृतसर शहर की, तो अमृतसर शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? तो ये की जाती है आपके श्री गुरु रामदास जी के द्वारा। तो श्री गुरु रामदास जी के द्वारा जो है अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया जाता है और अमृतसर शहर की भी क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और अगर बात करूं मैं श्री गुरु रामदास की, तो ये सिख धर्म के 4थे गुरु थे। अच्छा, बात करें सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो पहले गुरु की जब भी हम बात करते हैं, तो सिख धर्म के जो पहले गुरु थे वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, सॉरी, कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी कौन थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें थे और पहले थे गुरु नानक देव जी। फिर पूछा जाएगा दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु थे आपके गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। चौथे थे आपके गुरु रामदास। 5वें थे गुरु अर्जन देव। 6ठे थे गुरु हरगोविंद। 7वें थे गुरु हरराय। 8वें थे गुरु हरकिशन। 9वें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। सारे के सारे आपको डिटेल से याद रखने हैं, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए हर एक बात आप डिटेल से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनका जन्म जो है वो महू में हुआ था। अच्छा, महू में इनका जन्म होता है। ये महू कहाँ पड़ता है? तो महू जो है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में ये महू पड़ता है। यहीं पर जन्म होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई, इनसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बना उतने कम इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में कब हुआ था? क्वेश्चन ये भी अब आ सकता है। टेट परीक्षा आप देने आप जा रहे हो, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा कि आप ऐसे यहाँ पे खाली हाथ जाओ। टेट परीक्षाओं में सीधे सीधे 90 में से इस बार 80 का हमारा टारगेट रहने वाला है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म, इनका जो बर्थ होता है वो बॉर्न होते हैं कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, स्वतंत्र भारत के, जब भारत आज़ाद हो जाता है तो पहले कानून मंत्री, पहले जो आपके लॉ मिनिस्टर जो है वो कौन बनते हैं? तो पहले कानून मिनिस्टर, जो स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री जो बनते हैं वो भी आपके कौन बनते हैं? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं। फिर कहा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो निर्माता कहा जाता है वो भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा,
क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात करें संविधान मसौदा समिति का जो अध्यक्ष है वो भी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बात आपको याद रखना है। तो संविधान की जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष भी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु क्या कहा जाता था, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, हर एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर बात करें इनको जो है वो ये पहले कानून और न्याय मंत्री भारत के थे। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तो इनके द्वारा जो है ये प्रारूप समिति, भारत की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत में प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष है वो भी आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से भारतीय थे जिनके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भाई। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत से क्या हुए थे, शामिल हुए थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका साइमन कमीशन था उसका भी किसके द्वारा समर्थन किया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके द्वारा जो साइमन कमीशन भारत आया था उसका समर्थन जो है इनके द्वारा किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान नंबर 32 को क्या कहा है, भारत की संविधान और आत्मा कहा है। तो भारत का आर्टिकल नंबर 32 को भारत की संविधान और आत्मा किसके द्वारा कहा गया है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत की जो है वो संविधान और आत्मा, भारत के नंबर अनुच्छेद नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 को भारत की संविधान की आत्मा और कहा है। अच्छा, ऐसा क्या है अनुच्छेद नंबर 32 में जो भारत की संविधान और आत्मा का, तो इसमें है आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब होता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके तहत आप रिट जारी कर सकते हैं। और भारत में आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करोगे तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, हाई कोर्ट में अगर आप अपने रिट का जारी करते हो तो आर्टिकल नंबर 226। तो ये सारी की सारी क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, एक ही क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपको बस अपने क्वेश्चन को ना ये बस कंफर्म करना है कि हमको एक बार से याद हो रहा है तो ठीक है, 2 बार से याद हो रहा है तो ठीक है। आपको बस याद करके हुए जाना है कि कैसे याद करें, किस प्रकार से हम याद करें, हमको याद करना है। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है। 2 वर्ष, जो स्कूल में बच्चे होंगे वो भी बता देंगे, 11 महीने और 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है भाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो भारत के संविधान को बनने में, और भारत के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो थे आपके BN राव। BN राव क्या थे, भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ना आखिर में ज़रूर लिख दिया करो भाई, हर हर महादेव भोलेनाथ के नाम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द आप सभी से। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।